हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और पिछली क्लास में हमने क्या कवर किया था? हमने प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से समझा, हमने प्रोकैरियोटिक सेल के एक फीचर को देखा, हमने राइबोसोम को देखा, राइबोसोम की सब यूनिट को देखा, यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की सब यूनिट को भी देखा हमने। ठीक है, राइबोसोम के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं उसके टाइप को भी देखा हमने। ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या है कि जहां पर हम जो हिस्सा कवर कर रहे हैं वहां पे थोड़ी इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं जिससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने लगे। ठीक है, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो इस चैप्टर में आपको कई सारे एमसीक्यू, रेंज ऑफ एमसीक्यू यहां पर कवर हो रहा है। हमारा मेन पर्पस ये है कि जो हमारा एग्जामिनेशन पेपर जो हमको मिलेगा उसमें हमारे सारे क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, वो हमारा मेन पर्पस है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस को भी देखा था हमने। फिर मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि कण कण में भगवान है, कोशिका कोशिका में प्रोटोप्लाज्म है, मतलब द ट्रूली अलाइव पार्ट ऑफ ए सेल। एक सेल का जो वास्तव में जीवित भाग होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म। सभी जीवन की प्रक्रियाएं जो है वो प्रोटोप्लाज्म में संचालित होती है। हमने इस पर बात किया था। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा बेटा, उनके आप उत्तर दीजिएगा आप क्या। ठीक है, कुछ मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसके आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे यह है, बताइए हु प्रपोज टर्म प्रोटोप्लाज्म के, किसने प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया कि हु प्रपोज टर्म प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रपोज टर्म प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, किसने प्रोटोप्लाज्म वर्ड को दिया, किसने प्रोटोप्लास्ट वर्ड को दिया। Who first time indicated the role of protoplasm, the role of protoplasm in cell division के, किसने बताया कि कोशिका विभाजन में प्रोटोप्लाज्म की भूमिका होती है के, किसने पहली बार एम्फेसिस दिया, बतलाया कि द प्रोटोप्लाज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल डिवीजन के। तो रोल ऑफ प्रोटोप्लाज्म सेल डिवीजन में होता है, ये किसने बतलाया के। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, देखो बेटा आज मैं क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये याद रखने वाले होते हैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे मैं। ठीक है ना, ठीक है। किसने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को दिया, किसने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को दिया, किसने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को दिया। क्वेश्चन नंबर 5, किसने प्रोटोप्लाज्म इज ए क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन, क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रोटोप्लाज्म एक क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसने बताया। तो आपको देखो बेटा ये साइंटिस्ट के नाम है, वो बताने हैं आपको, याद रखना। मुझे मालूम है इसमें से कई सारे नाम एनसीईआरटी में नहीं है या बाद में उनका जिक्र किया गया है, तो हमको लेकिन पता होना चाहिए। नंबर 1, किसने टर्म प्रोटोप्लाज्म को दिया, किसने टर्म प्रोटोप्लाज्म को दिया, किसने टर्म प्रोटोप्लास्ट को दिया, किसने प्रोटोप्लाज्म की भूमिका सेल डिवीजन में बतलाई। ठीक है, किसने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को दिया और किसने बताया कि प्रोटोप्लाज्म एक क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये 5 प्रश्नों के उत्तर चाहिए मेरे को। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बनता है, गलत करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार सीखेंगे ना, हमें मालूम चलेगा कि हाँ सर पूछते हैं, पता होना चाहिए हमको ये। ठीक है, चलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस को हमने देखा था। क्या हमने देखा था क्या प्लांट सेल के अंदर मिलता है, क्या एनिमल सेल में मिलता है, क्या यानी क्या दोनों के बीच में क्या नहीं मिलता है, क्या कॉमन नहीं होता। जैसे मैंने कहा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा, प्लाज्मोडेस्माटा होगा। एनिमल सेल में नहीं होगा। एनिमल सेल में क्या होगा, सेंट्रियोल होगा। एनिमल सेल में आपको माइक्रोबलाई गैप जंक्शंस देखने मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर हमने एक ओवरव्यू लिया था हमने किसका, एक मैच्योर प्लांट सेल का। याद रखिए मैच्योर प्लांट सेल में क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुना, एक एक चीज ध्यान सुना के। एक मैच्योर प्लांट सेल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस, गौर से देखिए के, गौर से देखिए, बताइए कि इस मैच्योर प्लांट सेल में सबसे अधिक जगह किसने घेरा है। सबसे अधिक जगह घेरता है सेंट्रल वैक्यूल के, सबसे अधिक जगह घेरता है सेंट्रल वैक्यूल। दिस इज दी सेंट्रल वैक्यूल, हिंदी में इसको केंद्रीय रिक्तिका बोलते हैं। सेंट्रल वैक्यूल सबसे अधिक जगह घेरता है, यानी एक मैच्योर प्लांट सेल में सबसे अधिक, एक परिपक्व पादप कोशिका में सबसे अधिक जगह घेरता है सेंट्रल वैक्यूल। याद रखना बेटा, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। तो प्लांट सेल में सबसे अधिक जगह घेरता है सेंट्रल वैक्यूल। तो पूरी प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरीफेरी में आता है। साइटोप्लाज्म देखो आप, जो साइटोप्लाज्म वो परिधि पे आ गया, पेरीफेरी में आ गया, ये उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पेरीफेरी में आ गया साइटोप्लाज्म ये। ठीक है, एक मैच्योर प्लांट सेल की इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल, इसे बोलते हैं हम प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। नोट्स में नहीं है, बता रहा हूं, नोट कर लेना के, प्रीमोर्डियल यूट्रिकल के, यानी एक मैच्योर प्लांट सेल की कंडीशन जिसमें बीचों बीच हमको बड़ा सा
सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलता है, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल बीचों बीच हमको देखने मिलता है। उस सेंट्रल वैक्यूल यानी बीचों बीच हमको बड़ा सा एक सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलता है, ठीक है। पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म होता है। दिस कंडीशन इज नोन एज प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। इस अवस्था को हम प्रीमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं, ठीक है, इसे हम प्रीमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं इस कंडीशन को। क्लियर? चलिए, तो एक बात हमको ये समझ में आई, प्रीमोर्डियल यूट्रिकल क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनो, मोस्ट ऑफ द, और सेल सेप क्या होता है? नॉन लिविंग पार्ट होता है। सेल सेप में क्या होता है? वाटर होता है, डिसॉल्व मिनरल होते हैं। सेल सेप पर बाद में आएंगे भी। अभी हम समझ गए साइटोप्लाज्म इज दी, ये लिविंग होता है, और सेल सेप जो होता है नॉन लिविंग होता है। सेल सेप इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन दी सेंट्रल वैक्यूल, केंद्रीय रिक्तिका में सेंट्रल वैक्यूल में जो द्रव पाया जाता है उसे हम सेल सेप कहते हैं। और जो लिविंग कंटेंट है न्यूक्लियस के अलावा, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा लोगे तो बचा हुआ कहलाएगा साइटोप्लाज्म। क्लियर? चलिए, फिर मैंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज ए पॉलीफेजिक कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे ही मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन वर्ड यूज किया, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन होता है और वाटर होता है, ठीक है ना। और इसमें दो अवस्थाएं देखने मिलती है। पेरीफेरी वाला सेमी सॉलिड होता है जिसे हम एक्टोप्लाज्म या साइटोजेल कहते हैं। बीच वाला जो है वो हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा एंडोप्लाज्म या साइटोसोल कहलाता है, ठीक है। तो साइटोसोल मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोसेल मतलब पेरीफेरी वाला सेमी सॉलिड पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म का सेमी सॉलिड पार्ट होता है। क्लियर? चलिए, अब हम समझते हैं बेटा कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर बात करते हैं। एक जनरल बात करें तो हम बोलते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो 75 से लेकर 85% तक इसमें वाटर होता है। जो सबसे कॉमन, सबसे अधिक जो प्रेजेंट है वो है वाटर। वाटर इज द मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन, वाटर इज द रिएक्टेंट एंड वाटर इज द रिएजेंट। वाटर रिएक्टेंट के रूप में भी काम करता है, वाटर रिएजेंट के रूप में भी काम करता है, वाटर जो है मीडियम के रूप में भी काम करता है, ठीक है ना। इसलिए जल ही जीवन है कहते हैं। वाटर नहीं होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एंजाइम सिस्टम फेल कर जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। पानी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या कहा, 70 से 85 से 85% वाटर, 10 से 20% होता है प्रोटीन। तो मतलब मेजर कंपोनेंट क्या हो गया? वाटर एंड प्रोटीन। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कंपोनेंट जो सेल के अंदर है वो है वाटर। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज प्रोटीन। याद रखिए, वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज प्रोटीन, ठीक है। 2 से 3% लिपिड है, 1% कार्बोहाइड्रेट है, 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल है के। तो ये साफ साफ बतलाता है कि वाटर और प्रोटीन जो होते हैं ये मेजर कंपोनेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, और इसलिए ये कोलाइडल प्रकृति को ये शो करता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो एनसीईआरटी की जो हमारे पास एनसीईआरटी में फिगर देखा है, एनसीईआरटी में जिन्होंने जो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल देखा है उस पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या देखा? देखो बेटा, ये जो दे रखा है, ये जो मैंने बताया आपको, दिस इज दी कंपोजिशन। ये वो कंपोजिशन है जो जनरली हमको जो है वो बॉटनी में प्लांट सेल, हमको प्लांट सेल के अंदर जनरली हमको ये देखने, जनरली हमको ये प्लांट सेल में देखने मिलता है। ये वो कंपोजिशन है, ठीक है। जबकि हम एक एवरेज कंपोजिशन देखते हैं, हम एवरेज कंपोजिशन देखते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में जो एवरेज कंपोजिशन दे रखा है वो हमें पता होना चाहिए बेटा, क्या ये आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले में दिखता है, बायोमोलिक्यूल्स वाले हिस्से में दे रखा है। तो एक एवरेज कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें वाटर 70 से 90% बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया, हमने कहा वाटर 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15% ये भी मान लिया, कार्बोहाइड्रेट 3% ये भी मान लिया हमने, लिपिड 2% मान लिया, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% मान लिया, आयंस 1%, ठीक है ना। तो ये बेटा जो एनसीईआरटी का जो आंकड़ा है ये है, इट इज फॉर कॉमन फॉर ऑल ऑफ द सेल्स, के सभी सेल्स के लिए कॉमन है, क्या एक एवरेज निकाला। देखो अब आप बोलोगे सर पहले वाला गलत है कि ये गलत है, कौन सही है? तो ये सब किताबों में जाओगे आपको अलग अलग मिलेगा। अभी हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है, इसलिए हमने एनसीईआरटी का कंपोजिशन मान लिया हमने, हमने एनसीईआरटी का कंपोजिशन मान लिया हमने, ठीक है। लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये कंपोजिशन भी दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको कोई कारण ये है कि वो जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वो आपको इस कंपोजिशन पर बनेंगे आपको, क्या, और एनसीईआरटी वाइज क्वेश्चन इस कंपोजिशन, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप एनसीईआरटी का याद रखिए और उसका थोड़ा वेरिएशन, ये भाई 5% कम ज्यादा लिखा हुआ है, यहां प्रोटीन में 5 ज्यादा लिखा था, वहां पे वाटर में 5 कम लिखा था, बस इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। तो जो कंपोजिशन हमको इस समय नीट के लिए मानना है, हमें जो दिमाग में रखना है वो है टेबल 9.4 एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स के।
कि सेलुलर मास का परसेंटेज वाइज बात कर रहे हैं तो मैंने कहा 70 से 90% वाटर हो गया, 10 से 15% प्रोटीन हो गया, 3% कार्बोहाइड्रेट हो गया, 2% लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होता है, आयंस 1% के आसपास होते हैं। क्लियर? ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। प्रोटोप्लाज्म में हमने क्या कहा? हमने कहा इट इज ए पॉलीफेजिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रोटोप्लाज्म कुछ कोलाइड की टेंडेंसी शो करता है। अब ये कोलाइड की जो टेंडेंसी होती है ये बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर देखा होता है। अब जो हिस्सा मैं बताने जा रहा हूं ये केमिस्ट्री के अंदर भी पूछते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं ये केमिस्ट्री के अंदर भी आता है बेटा, कोलाइडल केमिस्ट्री में, और ये बायोलॉजी में भी आता है। मतलब ये क्वेश्चन कहीं भी जा सकता है, ये केमिस्ट्री में भी दिख सकता है आपको, बायोलॉजी के अंदर भी आ सकता है क्वेश्चन के कि व्हाट आर दी एक लिविंग फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो कोलाइडल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? ब्राउनियन मूवमेंट। जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, यदि आप देखेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स को, तो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो रैंडम मोशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। जिस मीडियम में आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को तैयार किया है वहां पर यदि आप देखेंगे तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसे ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ये ब्राउनियन मूवमेंट आपको जो है वो सस्पेंशन में और क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन में नहीं दिखाई पड़ता, यहां पे दिखाई पड़ेगा आपको। तो ब्राउनियन मूवमेंट देखने मिलता है। ठीक, अब ये डिटेल में पढ़ाएंगे केमिस्ट्री वाले सर आपको के ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे आपको संजय सर। क्या अभी ब्राउनियन मूवमेंट कोलाइड की प्रॉपर्टी है। टिंडल इफेक्ट, जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन पर लाइट डालते हैं तो लाइट एक कोन के रूप में दिखाई पड़ती है, इसके टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो देखो बेटा, केमिस्ट्री पढ़ाना मेरा काम नहीं इसलिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें दिमाग में रखना है आपको कि कोलाइड की दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट, दूसरी प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना? तो ये दोनों इफेक्ट हमको जो है देखने मिलते हैं यहां पर। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर टिंडल इफेक्ट, आपने लाइट को डाला, लाइट एक पर्टिकुलर कोन के रूप में डिस्पर्स दिखाई पड़ती है। कण इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को डिस्पर्स करते हैं, लाइट हमें कोन के रूप में दिखाई पड़ती है। लाइट सीधी आर पार नहीं निकलती है बल्कि वो डिस्पर्स कर जाती है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। फिर सोल और जेल स्टेट, पेरिफेरी वाला सेमी सॉलिड होगा, बीच वाला हिस्सा जेल के रूप में, सोल के रूप में दिखाई पड़ेगा। फिर जो है कोलाइड्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं, केमिस्ट्री में सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, डायलिसिस करोगे आप मशीन में डाल के इसको जो है वो इस प्रोटोप्लाज्म को देखोगे आप उसको, तो आप प्रोटीन को उसमें से अलग निकाल पाओगे डायलिसिस मशीन के हेल्प से। फिर विस्कोसिटी देखें आप इसकी, तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? आप कोई बोले था विस्कोसिटी क्या होती है सर, श्यानता का मतलब क्या होता है, हमें नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ मेरे को आप, मैं सिंपल पूछूं आपसे कि हमने एक मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक जो है वो क्या लिया, मैंने एक जो है प्लेटफॉर्म लिया, मैंने एक प्लेटफॉर्म लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के, ठीक है, बुक है, मैंने एक प्लेटफॉर्म लिया है। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म पर मैं मान लूं मैं यहां पे मैं एक जगह पे मैं पानी छोड़ूं, पानी का एक ड्रॉप यहां डाल दूं मैं, एक दूध का ड्रॉप डाल दूं मैं, और एक शहद का ड्रॉप डालूं मैं, और मैं इसको टिल्ट करके रखाऊं, तो बताओ कौन सा ड्रॉप नीचे पहले पहुंचेगा? वाटर का, देन मिल्क का, और सबसे स्लो कौन सा आएगा? हनी का। क्यों? हनी अधिक गाढ़ा है, मिल्क उससे कम गाढ़ा है, और वाटर में तो जो है वो है ही नहीं, तो वाटर ही है वो तो। ठीक है, तो वाटर तो इसलिए क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वाटर जब सरफेस जाएगा उसके बीच फ्रैक्शन, मैंने वाटर की जो लेयर्स हैं उनके बीच में फ्रैक्शन कम है तो तेजी से नीचे आ गया। मिल्क की सरफेस की जो फ्रैक्शन थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा स्लो नीचे आया। हनी में गाढ़ा है, अधिक शुगर कंटेंट है, तो सरफेस के बीच फ्रैक्शन अधिक है, तो धीमे धीमे सरक कर नीचे आ रहा है उठ के। ये होती है विस्कोसिटी के। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं उठ के, यानी आपको केमिस्ट्री वाले सर फिजिक्स में बहुत अच्छे से बताएंगे टीचर आपको वो, लेकिन मैं साधारण भाषा में बोला भाई कि लिक्विड में, एक तरल में सरफेस के बीच जो फ्रैक्शन होता है ना, वो उसकी विस्कोसिटी डिसाइड करता है। कितना गाढ़ा होगा उतना अधिक विस्कस होगा उठ के। तो यहां पर विस्कोसिटी देखें तो प्रोटोप्लाज्म की कोलाइडल सॉल्यूशन के बराबर होती है बिल्कुल। ठीक है, कोहेसिवनेस, पार्टिकल्स एक दूसरे से जो है वो जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, कोहेसिवनेस देखने मिलती है इसके। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं वो एल्कली से, मतलब ये 6.8 प्रोटोप्लाज्म का पीएच होता है। यदि स्लाइडली एसिडिक है तो किससे क्रिया करेगा? ये एल्कली से क्रिया करेगा। यदि एसिड है तो वो एल्कली से क्रिया करेगा, बेस से क्रिया करेगा वो। क्लियर? ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टी। अब देखो ये क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री वाले छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही बच्चों वाली बात है। केमिस्ट्री वाले बोलेंगे अरे कुछ भी नहीं है तो, और बायो वाला बोलेगा भैया मैं क्यों बताऊं तुम्हें, केमिस्ट्री में है पढ़ना है। तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मेरे को 4 नंबर चाहिए तुम्हारा, मेरे को कहीं से भी मिले 4 नंबर, वो 4 नंबर का मायना है। ठीक है, क्लियर? अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर हम एलिमेंट के लेवल पर बात करें, प्रोटोप्लाज्म के अंदर एलिमेंट के लेवल पर बात करें तो 62% होता है ऑक्सीजन, 20% होता है कार्बन, 10% होता है हाइड्रोजन,
3% नाइट्रोजन, 2.5% कैल्शियम और फास्फोरस 1.14%। आपके दिमाग में बताइए सर ये तो गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि आपने अभी बोला 70 से 90% होता है वाटर, वाटर इज H2O। अरे हाइड्रोजन ज्यादा है, कैसे बात कर रहे हो? अरे भाई ये जो परसेंटेज है ये मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग है, अणुभार के अकॉर्डिंग है। यदि वाटर में देखोगे तो ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 and 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम जो है वो हम यहां पर जो है वो किसके आधार बात कर रहे हैं? हम जो एलिमेंट का परसेंटेज है हम वॉल्यूम वाइज बात कर रहे हैं बेसिकली उसकी, हम कि इसका कितना मात्रा वो कंट्रीब्यूट करता है, उसकी काउंटिंग नहीं कर रहे हैं यहां पे हम, ठीक है ना? क्लियर? तो सबसे अधिक जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 62% वो ऑक्सीजन है, 20% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 2.5% कैल्शियम है, 1.14% जो है वो है फास्फोरस, ठीक है ना? मतलब मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ऑक्सीजन। दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई, कई सारी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ऑक्सीजन। प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है बेटा? वो है ऑक्सीजन, ठीक है? क्लियर? अब बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, तब मैंने मिक्सर ग्राइंडर का एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था कि मिक्सर ग्राइंडर सबके घरों में होता है, यदि आप उसका ब्लेड निकाल दोगे तो फिर वो कुछ भी नहीं घुमा पाएगा, वो केवल आवाज आती रहेगी लेकिन काम नहीं करेगा वो, क्योंकि ब्लेड निकाल दिया। मतलब वो ब्लेड घूमता है तो सारा कंटेंट घूमता है के मिक्सर ग्राइंडर में। तो बस वैसे ही मैंने कहा था कि सेल के अंदर भी ऐसे प्रोटीन के जो हिस्से होते हैं जो घूमते हैं तो पूरा साइटोप्लाज्म घूमता है, और वो हिस्से कहलाते हैं साइटोस्केलेटल। और साइटोस्केलेटल बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से और माइक्रोफिलामेंट से। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? बारीक बारीक प्रोटीन के ट्यूब होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। इतनी बार ये चीजें मैं बोल रहा हूं कि ये दिमाग में छप जाना चाहिए, इतनी बार मैं चीजें बोल रहा हूं कि दिमाग में छप जाना चाहिए। एक बच्चे ने सुबह आज कमेंट लिखा, देखा मैंने इसको, क्या कमेंट लिखा? उसने लिखा सर शेड्यूल कुछ गड़बड़ है, 5 लेक्चर कवर करने में मेरे को 15 घंटा लगता है, छठा तो मैं कर ही नहीं पाता हूं, कुछ कीजिए। अब 5 लेक्चर करने में बेटा तू 15 घंटा लेगा तो मैं तेरा क्या कर सकता हूं? तो बहुत स्लो है। वो टीवी में ऐड नहीं आता लाइफ बॉय वाला, बंटी तेरा सावन स्लो है क्या? तो भैया ऐसे नहीं करना है कि अपन लेक्चर देखने में क्या सोचने लगे बैठ के, अरे भाई है ना, अरे लेक्चर का ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन में आप याद कीजिए कितना। चलो मान लिया मैंने कहा 1-1 घंटे के 6 घंटा का लेक्चर है आपका, बीच में आधे घंटे का गैप है इसमें कि आप ना डीपीएस सॉल्व करेंगे, आप अपना जो है थोड़ा रिकॉल करेंगे, आंखें बंद करके 10 मिनट बैठेंगे ताकि आपकी आंखों पे लोड ना पड़े। तो जो आधे घंटे का गैप रखा है वो इसलिए रखा कि भैया तुम तुम्हारा 10 मिनट में डीपीएस लगाओ और 10-20 मिनट आंखें बंद करके सोचो क्या पढ़ा तुमने, अगली क्लास के लिए अपने आपको तैयार करो, रिजुविनेट करो अपने आपको आप, ठीक है? अब उसमें भी 10 मिनट में भी वीडियो देखोगे तो कैसे काम चलेगा, थकान होगी आपको। आंखों का भी ध्यान रखना है, यदि आंखें ड्राई होती है तो जो कुछ आई ड्रॉप मार्केट में मिलते हैं, सॉफ्ट ड्रॉप के नाम से आता है, रिफ्रेश टीयर के नाम से आता है, सॉफ्ट ड्रॉप, रिफ्रेश टीयर, ऐसे आई ड्रॉप आपको जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे कि आपकी आंखों में ड्राइनेस ना हो। हाँ, लेकिन जो है कि ये जनरली इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बड़े कॉमन कार्बोक्सी सेलुलोज और जो है वो ग्लिसरीन के जो आई ड्रॉप होते हैं, मैं भी यूज करता हूं क्योंकि मेरा भी जो है स्क्रीन टाइम काफी अधिक रहता है कि मुझे वीडियो कॉल देखने पड़ते हैं, मुझे जो है वो आप रिकॉर्डिंग करनी होती है अपनी, मतलब बहुत काम करना, कंप्यूटर पे काम करना होता है। तो मैं भी जो है कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा मैं के, तो ये सॉफ्ट ड्रॉप जो है वो देखो इसमें डेट लिखी 4 जून को इसको मैंने ओपन किया, तो 1 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? तो मैं भी इसका यूज करता हूं दिन में 2 बार भी, ताकि आंखें मेरी ड्राइनेस फील ना हो उसमें, ठीक है? तो आप भी यूज कर सकते हैं आई ड्रॉप को इस तरह के, ठीक है ना? लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, सिंपल आई ड्रॉप होते हैं ये, कई मार्केट में कई नाम से मिलते हैं पर अच्छे ब्रांड है, रिफ्रेश टीयर्स हुआ, सॉफ्ट ड्रॉप हुआ, ये अच्छे ब्रांड है, ठीक है? तो अब बात सुनिए ध्यान से। तो कहने का मतलब है कि 15 घंटा क्यों लगा रहे हो भाई? 15 घंटा एक लेक्चर को तुम 3 घंटे करते क्या हो? नोट्स तुम्हारे पास में मिल रहे हैं तुमको, ठीक है? तुम लेक्चर को सुनो, डीपीएस लगाओ और सोचो उसके बारे में, और एनसीईआरटी देखो अपनी। उसके अलावा बुकलेट तुमको ऑलरेडी दे रखी है हमने, बुकलेट को भी देखिए, कुछ करना ही नहीं है बेटा, आपके पास कंटेंट इतना, उस कंटेंट को बार बार पढ़ना है आपको। अब आज ये आप बैठ के नक्काशी कर रहे हैं आप, तो फिर बहुत समय लगेगा आपको कि आपने वो एक शब्द जो है वो सुंदर सुवर्ण लेख में लिख रहे हैं। अरे भाई अपने को जो रखना है वो यहां रखना है बेटे, कॉपी में रखने का ज्यादा मतलब नहीं है, यहां है तो काम का है। कॉपी में लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखा है,
तो वो घर पे रह जाएगी कॉपी, एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा दिमाग आपका, ठीक है ना। तो उसको ट्रेन कीजिए, मस्तिष्क को ट्रेन कीजिए, ठीक है ना। तो ये मैं बिल्कुल इसको आप सोच रहे होगे जितेंद्र सर हमको तारीफ करेंगे, हमको बधाई देंगे, वाह बेटा तेरे जैसा मेहनती मैंने देखा नहीं, 15 घंटा जो 5 लेक्चर में लगाता है। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा तुम स्लो हो, मतलब मैं सच बोलूंगा बेटा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, मैं ठीक है, मैं तुमको सच बोलूंगा कि तुमको कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, देखो अब आपको आपकी बात काट दी, आपकी बात को एंटरटेन नहीं किया, आपको मैंने मेहनती नहीं समझा, तो आप मुझे बुरा बुरा बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि सच किसी को तो बोलना पड़ेगा। यदि मैं कोई तुमको सच नहीं बोलेगा तो तुम अपने झूठ के बोझ के तले दब जाओगे, है ना। सच तो बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 15 घंटा लगाना बुद्धिमानी नहीं है। आपके लेक्चर 6 घंटे हुए, आपने जो बीच का टाइम रिप्रेस लगाया, शाम को मॉक टेस्ट लगाई, और पूरा समय रिवीजन पे दीजिए, अपने तैयारी रिवीजन, वो सब अपने नोट्स हुए, वो नोट्स को पढ़िए भाई। इसके अलावा और बाकी स्क्रीन टाइम 0 कर दीजिए कि आप हॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं वहां पे क्या चल रहा है, वो लाइव आके बोल रहे हैं यो यो यो, ठीक है। तो वो सब फालतू का काम बंद करके पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ठीक है ना बेटा। साल भर के बाद अपन खुद भी करेंगे। देखो ना आजकल तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बच्चे यो 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 मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन ले लो, मुझसे पढ़ाई भी ले लो, और नीचे कोड डला है, ये कोड भी लगा लो। तो आजकल सब कर रहे हैं भैया, है ना, ठीक है। तो वो तुमको भी मौका मिलेगा उसका। तो मैं बोलूंगा तुम डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, ठीक है। तो कहने का मतलब इसलिए प्लीज पढ़ाई पर फोकस करो ना, ठीक। तो अभी मैंने पिछली क्लास में कहा था आपसे, एग्जांपल था मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड हटा दी तो वो घूम नहीं पाएगा वो कंटेंट के। तो वो थी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, जाल होता है, साइटोस्केलेटल बोलते हैं, कोशिकी कंकाल बोलते हैं, क्लियर। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तभी तो उसका प्रोटोप्लाज्म घूमता नहीं है, क्लियर। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट को हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं, मैंने बताया था। ये माइक्रोट्यूब्यूल के कारण होते हैं, दीज आर ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल। याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, वो उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है 2 तरह का होता है। एक तो होता है रोटेशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो रहा है रोटेशन के। एक होता है सर्कुलेशन, किसी भी दिशा में हो रहा है, ठीक है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, ये सर्कुलेशन है। अच्छा, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है कि रोटेट करता है? क्या बोलते हो आप उसको? ब्लड रोटेशन बोलते हो या ब्लड सर्कुलेशन बोलते हो? क्या बोलते हो आप? ब्लड सर्कुलेशन बोलते हो। अलग अलग दिशाओं में जा रहा है ना, हार्ट से ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। सेल्स में ऐसा होता है कि वैक्यूल के आसपास प्रोटोप्लाज्म घूमता है। जब एक ही दिशा में घूमेगा हम रोटेशन बोलेंगे, कई दिशाओं में घूमेगा सर्कुलेशन बोलेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। रोटेशन के बोले तो इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट यहां पर जो है वो सेल वॉल के अलोंग जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमको हाइड्रिला की सेल में देखने मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज हमको वेलिस्नेरिया की सेल में देखने मिलता है। दोनों एक्वाटिक प्लांट हैं, दोनों पानी में मिलने वाले प्लांट होते हैं। तो हाइड्रिला में क्लॉकवाइज और वेलिस्नेरिया में एंटी क्लॉकवाइज। क्यों बताया मैंने? ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है। फिर सर्कुलेशन का मतलब क्या है? प्रोटोप्लाज्म अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है। आपको कहां देखने मिलेगा? ये ट्रेडेस्केंशिया के स्टेमिनल हेयर में देखा गया, स्टेमिनल हेयर सेल्स के अंदर देखा गया, ठीक है। बिगोनिया के शूट हेयर में देखा गया। बस दिमाग में रखना, आपके नोट्स में है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है बेटा, क्लियर। चलिए एकदम क्लियर बता चल रहा हूं। फिर प्रोटोप्लाज्म एक जीवित पदार्थ होता है बेटा, जो न्यूट्रिशन को शो करता है, मतलब उसको फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। मेटाबॉलिज्म शो करता है, ग्रोथ को शो करता है। इरिटेबिलिटी बोले तो क्या है? इरिटेबिलिटी का मतलब है किसी स्टिमुलस का जवाब देना, ठीक है। यानी जो कॉन्शियसनेस है, यानी हमने पढ़ा था लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा? लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्शियसनेस के। तो जो कॉन्शियसनेस है ना बेटा, वो क्या है? वो होता है रिस्पॉन्स, कहने अपने आसपास को रिस्पॉन्स करता है। और इसको रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? इरिटेबिलिटी बोलते हैं। किसी स्टिमुलस का जवाब देना इरिटेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें चूंकि प्रोटीन प्रेजेंट है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो मॉडरेट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। प्रोटोप्लाज्म में से आप न्यूक्लियस को हटा दोगे तो क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म बचेगा। साइटोप्लाज्म में से आप सेल ऑर्गेनेल को हटा दोगे तो क्या बचेगा? हाइलोप्लाज्म कहते हैं उसको हम। यदि साइटोप्लाज्म में से आपने सेल ऑर्गेनेल को हटा दिया तो बच्चे को हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं। टर्म याद रखना बेटा, ठीक है। साइटोप्लाज्म का पीएच कितना होता है? 6.9 प्लस माइनस 0.2। प्रोटोप्लाज्म का 6.8 होता है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। इसमें से यदि आप न्यूक्लियस को हटा दोगे आप तो बचे हुए साइटोप्लाज्म का पीएच आता है 6.9 प्लस माइनस 0.2 होता है, ठीक है।
अब देखो ये फ्लो चार्ट जो बताने जा रहा हूं बेटा आपको, ये फ्लो चार्ट चाबी है। अरे साइकोलॉजी में कई सारी बातें, आप कई सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। यानी जो फ्लो चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन फ्लो चार्ट से एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी पूछे गए बेटा। अच्छा, आप में से कई लोगों को लगता होगा सर को किससे मालूम, कितने साल सर पढ़ा रहे? बायोमेंटर्स का ऑनलाइन में ये 5वां बैच है, फिफ्थ बैच है 5.0, ठीक है। ये पूरा सिलेबस कवर करते करते ये बायोमेंटर्स का 5वां बैच है। बायोमेंटर्स के सिलेक्शन की संख्या देखेंगे अब तक यदि हम बात करें यहाँ पे अब तक सिलेक्शन की बात करें हम, तो अब तक जो है बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। मेरे हाथ में कुछ चुभ गया एक्चुअली, जरा इसको निकालता हूं, कुछ काटा जैसा लगता है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, किसी चीज को टच किया तो लग गया, चलो है ना, निकालेंगे आराम से सुकून से ना। चल, तो मैं आपको बता था कि बायोमेंटर्स है वो, उसको 5 साल हो गया ऑनलाइन में, जो है वो 5 ईयर से ऑनलाइन में क्लासेस दे रहे थे। इसके पहले क्या, आप गूगल भी करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। बायोमेंटर्स बहुत पुराना है, 1998 1998 जब मैं एमबीबीएस सेकेंड और थर्ड में था, तब जो है मैं केवल संडे के दिन मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे उस जमाने में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं था विदिशा में। मैं घर पहुंचता था तो पढ़ाया करता था कि क्या पढ़ाता था। मेरे यहाँ पे बॉटनी फिजिक्स के टीचर थे, केमिस्ट्री टीचर थे, जूलॉजी के थे, पर बॉटनी कोई था नहीं। तो वो, और उस समय मेरे बॉटनी में आए थे 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स। सबको खबर थी, पूरे अखबार में खबर छपी थी, गीतेंद्र शाबाश गीतेंद्र 300 आउट ऑफ 300 क्या गीतेंद्र का रिकॉर्ड, ऐसे खबर छपी थी अखबार में। तो लोगों ने खबर पढ़ी सुनी, लोगों ने कहा भैया बता दिया करो क्या पढ़ ले नहीं पढ़ ले। लोगों को लगता था कि बता मैं बॉटनिस्ट बन गया हूं, लेकिन मैं बॉटनिस्ट नहीं था, पर पढ़ाता था मैं एकदम नॉन प्रोफेशनल के। उसके बाद 1999 में रिजल्ट आया, मेरिट, जो मेरे पढ़ने वाले बच्चे थे जो आते थे पढ़ने के लिए, एक का 5th रैंक आया, एक का 7th रैंक आया, एक का 9th रैंक आया, 3 मेरिट। हल्ला मच गया, अगले साल बच्चा और बड़ी संख्या में 2000 में फिर पढ़ाया बच्चों को। अब की बार क्या किया, सैटरडे शाम को क्लास लिया और संडे सुबह साहब। आप बोलोगे सर फीस लेते थे आप? जब देखा बच्चे ज्यादा आ रहे हैं तो हमने बच्चों से बोला बेटा देखो ऐसा है कि हमको बाइक से आना पड़ता था, वहां पे भोपाल से अपना बाइक ले तो 100 रुपया फीस लिया, 100 रुपया 125 रुपया, ठीक है ना। मेरा भाई कलेक्ट करता था फीस, जिसने दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, ठीक है। फिर रिजल्ट आया, सरप्राइजिंगली 2nd रैंक, 4th रैंक, ऐसा रैंक आया। हल्ला मच गया सब तरफ कि भैया गीतेंद्र सर तो बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं। अब गीतेंद्र सर की किस्मत थी कि अच्छा बच्चा आ गया उनके पास में। फिर उसके बाद 2001 भोपाल में एक, उस जमाने में एक बहुत लीडिंग टीचर हुआ करते थे इसके, अमित शुक्ला सर, बहुत ही लीडिंग टीचर, मतलब फिजिक्स में, मतलब आप समझ लो कि 1400-1500 बच्चा एक बैच में बैठता था उनके, 3-4 हजार बच्चा पढ़ाया करते थे। तो जलवा था, मतलब जलवा उनका कि फिजिक्स में सर आया था। तो उन्होंने कहा कि भैया हमको बायो में कोई अच्छा तगड़ा टीचर चाहिए। मेरे पास आया, मेरे पास मिलने आया, बंदा भेजा उन्होंने बकायदा मैनेजर को। मैंने कहा बात नहीं करते अपन, किसी से बात नहीं करते, अपना ऐसी एटीट्यूड है ये, अपना नहीं, अपन किसी के लिए काम नहीं करेंगे, अपना ना मतलब ना, और अपन पिघलते भी नहीं ऐसे आराम से। अपने को आके बोला सर ऐसा इतना फायदा, मैंने कहा कोई फायदा मैदा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ करके। फिर थोड़ी देर फिर उनको संपर्क किया, फिर क्या, फिर रिजल्ट आया, फिर मेरिट। अब वो आए कि सर हमको आपको जोड़ना है अपना। अब उनको मेडिकल में इंटरेस्ट शुरू करना था, जोड़ा। 2002 में लक्ष्य नाम से क्लास शुरू हुआ है, बच्चों की भीड़ लग गई। कहले कौन? कहले तो गीतेंद्र सर है यहाँ पे। अपने को पता ही नहीं कौन। एक दिन एक लड़का हमसे बोल रहा, हम सीढ़ी चढ़ रहे, छोटे, उस समय छोटे दिखा करते, बोला पता भाई गीतेंद्र सर के यहाँ एडमिशन ले जा रहा हूं। मैंने कहा तुम देखा कभी उनको? बोला अरे भाई वो तो स्टार आदमी है। तो अपन चुपचाप, हमने कहा भाई अभी अंदर क्लास में जाके देखिएगा अपने को, तो बोलेगा कि ये गीतेंद्र, दुबले पतला सा लड़का, ठीक है, तब भी चपटी कंगी रखते थे अपन। बाइक लगा के, बच्चे लड़के ने बाइक लगाई बाजू, अपन ने अपनी बाइक लगा दी ऊपर। फिर हमको समझ में आई बात, भैया कार खरीदनी पड़ेगी अभी बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर
धीमे धीमे वो ऐसा हुआ। तो फिर लेकिन मेडिकल की पढ़ाई जो थी वो पूरा समय टेंशन था कि यूपीएससी देना है, ये करना है, वो करना है। तो एक बैच, सिर्फ एक बैच लो, शर्त ये थी एक ही बैच लूंगा सिर्फ मैं, दूसरा बैच नहीं लूंगा। चाहे तुम मुझे दुनिया भर की दौलत लाके दे दो, एक ही बैच लिया। 1000 बच्चा क्लास के अंदर, 1000 बच्चा, आपको यकीन नहीं होगा। ये बड़ा हॉल, माइक्रोफोन लगा, पहली बार जिंदगी में माइक्रोफोन लगाया, वो साउंड सिस्टम पे आवाज आता है, लगे कि शादी में आ गए, कहां आ गए पलट के। 2 दिन तो अपना खुद का सिर दुखे, बच्चों की तो बात छोड़ दो, लेकिन सिस्टम 4 बाउंसर क्लास में खड़े होते थे, 1 2 उधर 2 उधर, ऐसे ये हालत थी। पढ़ाना शुरू किया, फिर रिजल्ट, फिर अब वो तो किस्मत, अच्छा टीचर हो तो आदमी के को बच्चे अच्छे मिल जाते हैं, बच्चों से होता है, ये टीचर से नहीं होता इतना, मैं तो खुद बोलता हूं इस बात। फिर तो वो जो फिर छोड़ा, सोचो आप बिल्कुल पीक पे, टॉप पे, कितना बच्चा था, इतना बच्चा था, बोला नहीं अभी हम कलेक्टर बनेंगे, छोड़ रहे हैं, छोड़ दिया एक झटके में, बिल्कुल चिंता नहीं की कि कितना पैसा, कितना नाम, कितना फेम। मेडिकल में गए, मेडिकल में काम किया, यूपीएससी दिया था, फिर दोबारा एक बार फिर अपने शौक तो बचपन से वही था, पढ़ाने का पैशन है अपना। तभी इस बात का घमंड नहीं किया कि कितना पैसा है मिला। उस जमाने में बहुत पैसा, बहुत मतलब फीस, प्रोफेशनल था एकदम। जब दोबारा शुरू किया तो ईश्वर है ना ऊपर वाला, ये सब जानता है, इसको सारा गणित मालूम होता है। तो वो कहीं ना कहीं से फिर उसने कनेक्ट किया, दोबारा रिकनेक्ट किया मेरे को आपसे, ठीक है। इस बार फिर से वो जो 2nd रैंक 4th रैंक आया करती थी ना बेटा, वो मिस करता हूं मैं अभी, वो बहुत मिस करता हूं। मुझे खाली खाली लगता है कि मेरे को और अच्छा रैंक चाहिए। लास्ट ईयर विवेक ने बहुत अच्छा रैंक लेके आया कि मैं चाहता हूं और अच्छा रैंक आए। दिल की बात कह दी आज आपसे मैंने, क्या मैं जनरली शेयर बहुत कम करता हूं चीजों को, लेकिन आज मैंने दिल की बात कह दी कि वो खालीपन है ना, वो ऐसा एहसास कि क्या हम अब वो नहीं बचे, हम क्या उतने इन्फ्लुएंशियल या उतने दमदार नहीं बचे हैं? क्या हमारी किस्मत में वैसा बच्चा नहीं है जो दूसरों के पास पहुंच रहा है, मेरिट वाला? लगता है यार, कई बार मन में लगेगा क्यों नहीं, आदमी को, इंसान है यार, सबको लगता है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चा टॉप करे। फोड़ गया है सब, कौन है तू? बायोमेंटर से हूं भाई, क्या लगा है, आगे पीछे हट रहा हो सब, ठीक है, कोई नहीं चलेगा आगे पीछे। अभी तो गाड़ी चलेगी सिर्फ टेनिंग टेनिंग, आ गए हम वैसी वाली। अभी लौट के आते हैं वापस, ठीक है, बात करते हैं हम प्लांट सेल पे। तो अब देखो, अब ये फ्लो चार्ट हर एक के दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है ना, और मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा बेटा के। प्लांट सेल में आपने देखा था एक मैच्योर, अब देखो बिल्कुल प्लांट सेल के मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक मैच्योर प्लांट सेल में क्या देख रहे हैं बेटा, एक मैच्योर प्लांट सेल में हमको सबसे बाहर सेल वॉल दिखाई पड़ा था। सबसे बाहर क्या था बेटा? सबसे बाहर उसमें सेल वॉल दिखाई पड़ा था हमको, ठीक है, सबसे बाहर सेल वॉल था। फिर जो है उसमें क्या था बेटा, बीचों बीच क्या था, सेंट्रल वैक्यूल था, और पेरीफेरी में प्रोटोप्लाज्म था। याद है आपको प्रीमोर्डियल यूट्रिकल कंडीशन? मैंने कहा था आपसे ये हो गया है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, ये हो गया है सेल वॉल। ये है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है। फिर ये बीचों बीच टोनोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल। पेरीफेरी पर क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, ये हो गया है सेल वॉल, ये हो गया है सेल वॉल, ये हो गया है आपका प्रोटोप्लाज्म, और ये हो गया आपका सेंट्रल वैक्यूल, है ना, ठीक है। तो ये अब इस फ्लो चार्ट में कोई दिक्कत नहीं हमको अच्छे से बता के, तो सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म, क्लियर, ठीक है। याद रखना सेंट्रल वैक्यूल जो है इसके 2 भाग हैं बेटा। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो है टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो है सेल सेप, ठीक है, क्लियर है ना। सेंट्रल वैक्यूल के टोनोप्लास्ट और सेल सेप, ठीक है। आप फ्लो चार्ट बनाते में नोट कर लेना बेटा, आपके नोट्स में भी दे रखा है ना, वहां पे नोट कर लीजिए इसको, आपके नोट्स के अंदर इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है ना। बल्कि मेरे हिसाब से नोट्स में भले ही लिखा हो, आप अपने से बनाओगे, याद रहेगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर
बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। आप कंटिन्यू करो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, आप प्रोटोप्लाज्म के नीचे ही कंटिन्यू करना। सुनो बेटा, मैं कैसे बता रहा हूं आपको, मतलब मैं चूंकि यहां पे यदि मैं छोटा छोटा इमेज दूंगा देखने में दिक्कत जाएगी आपको, तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, पर आप प्रोटोप्लाज्म के नीचे ही नोट करना है। प्रोटोप्लाज्म लिखा ना, ये लिखा, इसके नीचे ही आपको नोट करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्या देखा आपने प्रोटोप्लाज्म में? दो हिस्से किए हमने, कहां पर? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्या किया हमने? यहां पर दो हिस्से किए हमने, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहां होगा? ब्रैकेट में लिखा हमने इनसाइड न्यूक्लियस, तो आपने इसको लिखा आपने ब्रैकेट में इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज आउटसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखना बेटा, बिल्कुल भूलना नहीं, ये सब क्वेश्चन, मतलब मैं आपको बता रहा हूं इस फ्लो चार्ट से कम 5, 7, 8 क्वेश्चन बनते हैं। क्या? प्रोटोप्लाज्म से, मैंने कहा प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो बाहर है वो साइटोप्लाज्म है। क्लियर? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े हम। अब साइटोप्लाज्म की बात की मैंने, साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म में है सेल मेम्ब्रेन और मीजोप्लाज्म। आप नोट कीजिए, यहां पे आप लिखिए सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप साइटोप्लाज्म के नीचे लिखिएगा, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? आप साइटोप्लाज्म के नीचे लिखिएगा सेल मेम्ब्रेन और मीजोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म के फिर दो हिस्से हैं, सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन को हटा दिया, बचा हुआ सब कुछ कहलाया इसका मीजोप्लाज्म। जैसे ही आपने साइटोप्लाज्म बोला मतलब आपने न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दिया है। आपने देखो बेटा, यदि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दो तो क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म बचेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हो गए, सेल मेम्ब्रेन और मीजोप्लाज्म। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन और मीजोप्लाज्म। नोट किया आपने? एकदम बिल्कुल अटेंटिव होकर नोट कीजिए। फिर मीजोप्लाज्म के तीन हिस्से होते हैं, मीजोप्लाज्म के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है हाइलोप्लाज्म, मतलब सेल ऑर्गेनेल के अलावा, कोशिका अंग के अलावा, सेल ऑर्गेनेल के अलावा जो कुछ भी प्रेजेंट है वो क्या है? वो है हाइलोप्लाज्म। ठीक है, फिर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, मतलब उसमें क्या हो गया आपका, जितने भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सब सेल ऑर्गेनल में आ गए। और ड्यूटोप्लाज्म, अब ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है? ऑल द नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल टुगेदर नोन एज ड्यूटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में जितने भी आजीवित पदार्थ पाए जाते हैं उनको एक साथ मिलाकर हम ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। तो ड्यूटोप्लाज्म मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ठीक है, क्लियर? तो हम समझ गए हाइलोप्लाज्म क्या है, सेल ऑर्गेनेल क्या है और ड्यूटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखो बेटा, क्या किया हमने जो है वो ऐसे, हमने जो फ्लो चार्ट है उस फ्लो चार्ट को हम देखें यहां पे, तो हमने क्या किया, हमने इस फ्लो चार्ट को देखा यहां पे, तो हमने क्या किया इसमें, इस फ्लो चार्ट में हमने देखा कि हमको दिखाई पड़ा बेटा कि प्रोटोप्लाज्म, देखो क्या किया हमने, इसको हम यहां से शुरू कर देते हैं। हमने क्या किया, प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल, बीचों बीच सेंट्रल वैक्यूल, फिर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से हो गए बेटा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हो गए, सेल मेम्ब्रेन और मीजोप्लाज्म। फिर मीजोप्लाज्म के तीन हिस्से हो गए, हाइलोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल और ड्यूटोप्लाज्म। क्लियर? अब बात करते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स की, अब कोशिका अंग की बात करते हैं हम। तो याद रखो, सेल ऑर्गेनेल को डिसाइड करने का बढ़िया तरीका है किसमें, अब देखो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है और मैं आपको डीपीएस में ये क्वेश्चन दिया हूं। ठीक है, किसमें डीएनए होता है किसमें नहीं होता, तो रटना बिल्कुल नहीं है। इतना याद रखो, पूरी प्लांट सेल में, पूरी सेल में डीएनए केवल 3 जगह पर पॉसिबल है। डीएनए पूरी सेल में डीएनए केवल 3 जगह में होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। कि कहां होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। न्यूक्लियस के आगे हमने स्टार लगा रखा है, मतलब न्यूक्लियस इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब आप साइटोप्लाज्म बोलते हो तो उसमें न्यूक्लियस को शामिल आप नहीं करते हो, क्योंकि न्यूक्लियस को शामिल कर लोगे तो उसे प्रोटोप्लाज्म बोलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पूरी सेल में जो डीएनए है वो केवल 3 जगह पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। बाकी कहीं पर डीएनए देखने नहीं मिलता है। तो कोई पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डीएनए होता है क्या? आप बोलोगे नहीं होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, पेरोक्सोसोम में नहीं होता है, सेंट्रियोल में नहीं होता है। डीएनए पूरी सेल में केवल 3 जगह पर होता है, और दिमाग में अच्छे से डाल लो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। अब बताओ मेरे को, एनिमल सेल में डीएनए कहां होता है?
एनिमल सेल में डीएनए कहां मिलेगा? आपको न्यूक्लियस में मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई पूछता है आपसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए कहां मिलेगा? आप बोलोगे प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। एनिमल सेल में डीएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा। साइटोप्लाज्म की बात करें, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में डीएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो कोई पूछता है आपसे, देखो जेनेटिक्स का क्वेश्चन बता रहे हैं हम जेनेटिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई पूछता है आपसे कोशिका ध्रुवी वंशागति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में एनिमल सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल जेनेटिक करियर को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है? आप बोलोगे यार कैसी बात कर रहे हो, सिंपल सी बात है, एनिमल सेल बोला तो क्लोरोप्लास्ट को शामिल नहीं करना, साइटोप्लाज्म बोला तो न्यूक्लियस को शामिल मत करना। मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो एनिमल सेल में कोशिका ध्रुवी वंशागति में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी रोल प्ले करेगा और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी रोल प्ले करेगा। एडवांस क्वेश्चन है, हायर लेवल क्वेश्चन है, जो यहीं से बन गया, चाबी लगा दी हमने तो क्वेश्चन बन गया। बात इतनी सी है कि अभी मैंने क्या कहा आपसे कि पूरी सेल में डीएनए केवल 3 जगह पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में। ठीक है ना, न्यूक्लियस पर स्टार्स लगाया कि न्यूक्लियस इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, बाकी कहीं डीएनए। अब जहां जहां डीएनए मॉलिक्यूल इज दी बॉस मॉलिक्यूल, अब भूलना नहीं कभी, डीएनए मॉलिक्यूल इज दी बॉस मॉलिक्यूल, बॉस। ठीक है, बॉस है तो भैया सुरक्षा की व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई। इंपॉर्टेंट पर्सन है जो वीवीआईपी होते हैं, वीआईपी होते हैं भाई। देखो आपको बता दूं मैं कि बड़ा कल्चर है अपने यहाँ पे, जो यूपी बिहार में तो और ही ज्यादा कल्चर है, मध्य प्रदेश में भी है, मुंबई में थोड़ा कम है, मुंबई में थोड़ा कम है, पर यूपी बिहार में तो जलवा है भाई कि विधायक जब एमएलए बाहर निकलेगा, विधायक बाहर निकलेगा तो 2 बंदूक 4 बंदूक वाले जो है बॉडीगार्ड, मिर्ची वाले, 2 पुलिस वाले, और एक गाड़ी जाएगी तो पीछे 2 गाड़ी और चलेगी, है ना। तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि कुछ बने कि नहीं बने। यदि अकेले बाहर निकलेगा तो लगेगा ही नहीं कि कुछ तुम करते हो काम, कुछ काम करते हो, 4 से 8 लोग पीछे पीछे चलाने पड़ेंगे तुमको, तब तो समझ में आएगा कि हाँ भैया ये इंपोर्टेंट आदमी है। ये झांकी तो रखनी पड़ती है वाली। यूपी बिहार में तो बहुत ज्यादा कल्चर है इसका, एमपी में भी है, कम है, बहुत कम है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या है, आप कितने ही बड़े वाले, अब कोई भी हो आपके, जब तक आप सलमान खान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है आप, या आप कोई टॉप नॉच मिनिस्टर नहीं है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है अंबानी जैसे, तब तक तो जो बिरला है, हम जहां रहते हैं शहरी में, जो अपना बिरला है, उनकी वाइफ साइकिलिंग करती रहती है पीछे बैक। सच बता रहा हूं, हमारा जो एरिया है अल्टामाउंट रोड पे, यहाँ पे आसपास में पूना वाला लोग, ये सब तमाम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं यहाँ पे, तो वो तो नॉर्मल घूमते। हम पैलेडियम जब एक 2019 में, वंस अपॉन ए टाइम, आज के कई सालों पहले, पूर्व काल में, अतीत में, कभी कभी हम मॉल जाया करते थे। तो मॉल में, जो पैलेडियम मॉल है मुंबई के अंदर, फिनिक्स पैलेडियम लोअर परेल में, एक दिन हम अपना कुछ देख रहे थे, अपना कुछ रेमंड्स का कुछ हमको चाहिए था, सूट चाहिए था, शर्ट चाहिए था, कुछ भूल गया, कुछ चाहिए था। तो भैया थोड़ी देर में मालूम चला कि सर वो मैंने देखा कि वो मैं अंदर ही था, बाहर वो एक ब्लैक कर्टन लगाने लगे, ब्लैक वाला कर्टन लाके लगाने लगे। तो मैंने पूछा क्या हो गया, शॉप बंद कर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, वो माधुरी मैडम आई हुई है, माधुरी दीक्षित, उनके हस्बैंड, ऐसे आके वो अपना कपड़ा ले रहे थे। वो इधर अपन चुपचाप से अपन देख रहे थे कि यार देखो अपना बचपन का जो है वो सब मतलब, अब सोच छोड़ो, अब कहां मतलब हमारी पुरानी बातें पूरी निकलवा लोगे बाहर क्या? ठीक है, तो मतलब माधुरी को देख के कुछ होता है कि वो दिल तो पागल है टाइप, एक जमाना कभी रहा होगा। ठीक है, चुपचाप से अपन देख के, अपन चुपचाप से देखा भी है कि ठीक है अब निकलते बाहर, है ना। तो जो भी भारती साथ में थी, बोली बात करना है। अरे हमने कहा कहाँ बात करेंगे, हो गया जाते हैं अपन, कहाँ डिस्टर्ब करेंगे उन लोगों पति पत्नी को। फिर ऐसे ही एक बार हम मूवी देखने गए, विद्या बालन, उनके हस्बैंड आदित्य राय, जो क्या नाम उनका, हाँ जो उनके हस्बैंड है सिद्धार्थ राय कपूर जो भी है, वो यूटीवी के मालिक हैं। जो मूवी थी इंटर्न, पैलेडियम के अंदर हम देखने गए थे मूवी, इंटर्न मूवी थी, फॉरेन मूवी। मैं था, भारती थी, हम लोग बैठे थे, हमारे आगे वाली सीट पे वो दोनों बैठे, विद्या बालन हो, कोई
डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा उनको, अपना मूवी देख रहे हैं, हम भी मूवी देख रहे हैं, अपना ध्यान उन्हीं पे कि विद्या बालन क्या कर रही, ठीक है। पर शो ऐसा कर रहे थे कि तुम बड़े हो तो हम भी बड़े, ऐसा थोड़ी ना, हमको हम तुमको फोटो खिंचाने नहीं आएंगे। चलिए, बॉम्बे में कोई डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, डिफरेंट कल्चर, एकदम डिफरेंट, स्पेशली जो टाउन वाला एरिया वहां पे, ठीक है ना। मजा आया सुन के। अब कहने का मतलब ये है भैया बॉस है तो सुरक्षा है, बॉस है तो दिखाना तो पड़ेगा जलवा अपने कि भैया हमारे पास चाक चौबंद है। अब बॉस है डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल जब बॉस मॉलिक्यूल है तो बोलेगा भैया ऐसा है, जहां जहां पर हम हैं वहां पे सुरक्षा करनी पड़ेगी, सुन रटना नहीं पड़ेगा, कहानी सुनो। वो सुरक्षा ये डबल मेम्ब्रेन चाहिए हमको, दोहरी सुरक्षा चाहिए हमको। इसका मतलब क्या है? नाउ द क्वेश्चन ऑन यू, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बताओ कि जहां जहां डीएनए है वहां वहां सुरक्षा चाहिए और डबल मेम्ब्रेन चाहिए, तो बताओ सेल में डबल मेम्ब्रेन कहां देखने मिलेगी आपको? सेल में डबल मेम्ब्रेन कहां देखने मिलेगी आपको? आपने कहा टिनिंग टिनिंग, सर हम स्मार्ट हैं, हम बता देंगे आंसर। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होगी, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होगी, और बाकी किसी में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके पास बॉस नहीं है, डीएनए नहीं है। क्लियर? तो मेम्ब्रेन वाला जो फंडा है उसके क्वेश्चन आते हैं, कहां डबल मेम्ब्रेन, कहां सिंगल मेम्ब्रेन। अरे रटने की जरूरत ही नहीं है, तुमने समझ गए। डीएनए 3 जगह पे, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन 3 जगह पे, यहां पे बॉस है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, बाकी 2 जगह पर मेम्ब्रेन नहीं होती। एक तो तुम्हें मालूम है राइबोसोम, दूसरा होता है सेंट्रोसोम। 2 जगह पर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी सब में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। कोई पूछता है परक्सोम में सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंगल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन। बोले चले जाओ, किसी का भी नाम लोगो सिंगल मेम्ब्रेन, बस 2 जगह मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम सेंट्रोसोम, और 3 जगह पे डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। इतना याद रखना है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब सेल ऑर्गेनेल ऑन द बेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आधार पर सेल ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, और न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस के आगे स्टार लगा है, मतलब ये पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में शामिल इसको नहीं करते हैं। डबल मेम्ब्रेन कहां होती है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन स्मूथ, ये क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है। ठीक है, सुनो बात, मैं आपको बहुत सारे प्रश्न बता रहा हूं। ये जो हम कवर कर रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू कवर होते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन इस तरह की होगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में से फोल्ड देखने मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड देखने मिलेंगे। ठीक है, ये तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? इन फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टी। अभी देखो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत सारे, ठीक है ना, क्रिस्टी। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की डबल, देखो मतलब तीनों में डबल मेम्ब्रेन है, पर तीनों में फर्क है। अब न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन बोले तो मैंने कहा ये न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है, पर एक यहां पर एक अंतर है, अंतर ये है, समझो बात को, भावनाओं को समझो। ठीक है, याद रखो, भूलो मत इसको। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन में छेद या पोर देखने में, पोरस डबल मेम्ब्रेन है। देखो आप, न्यूक्लियस की पोरस डबल मेम्ब्रेन है। तो आपने कहा कि सर पूरी सेल में 3 जगह पर डीएनए है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, और तीनों जगह पर डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट की दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं, कोई फर्क नहीं होता उनमें, स्मूथ होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं, फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं, जबकि न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर। कि ये क्या दिखाई पड़ रहे हैं? ये दिखाई पड़ रहे हैं न्यूक्लियर पोर, दिखाई पड़ रहे हैं न्यूक्लियर पोर, नाभिकीय छिद्र हमको ये दिखाई दे रहे हैं। पोरस डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन कहां नहीं होती है? राइबोसोम में, सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन, बाकी सब जगह पर सिंगल मेम्ब्रेन है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, सब जगह पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। याद रहेगा ये, पक्का पक्का याद रखना। ठीक है, साइटोसोल इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का तरल वाला हिस्सा होता है, और ये
सेल ऑर्गेनेल को चारों तरफ से घेरता है और ये पूरे सेल के वॉल्यूम का 55% होता है। और साइटोसोल ही वो जगह होती है जहां पर जीवन के लिए जरूरी सभी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है और सेल अपनी मेटाबॉलिक पाथवे को साइटोसोल के अंदर ऑपरेट करता है। ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है? कोई पूछता बताओ, तुम बड़ा बोल रहे हो, सेल ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल, तो क्या मतलब इसका? अरे हम बोलते हैं कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे घर में कोई बोलता है कि सेल ऑर्गेनेल क्या है, तो मैं बोलता हूं आपसे, ऐसे याद रखो, घर में खाना पकाना है तो एक अलग कमरा है किचन, पढ़ना है स्टडी रूम है, कोई बाहर वाला आया बिठाने के लिए फिर अपने बैठक बना रखी है, ड्राइंग रूम बना रखा है ना। घरों में व्यवस्था होती है, बेडरूम में सोना है। तो कहने का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने पर्टिकुलर कमरे बना रखे हमने। ठीक, तो वैसे ही जो है सेल के अंदर पर्टिकुलर टास्क के लिए पर्टिकुलर कंपार्टमेंट बना हुआ है, मतलब स्पेशलाइज हिस्से हैं जहां पे काम चल रहा होता है, वही एंजाइम वहां प्रेजेंट होंगे जो उस काम के लिए होंगे। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक shapes and perform specific function in cellular growth, maintenance and reproduction. सेल ऑर्गेनेल विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो एक पर्टिकुलर जिनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं वो, और ये जो है वो सेल की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। तो मतलब यह जो एक विशेष प्रकार की जो रिएक्शन का सेट है, जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, उसके लिए सेल के अंदर जो है वो डेजिग्नेटेड एरिया होता है, उसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है। अब याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ बेटा मेडिकल एंट्रेंस में। क्या मनुष्य की कोशिकाओं को, ह्यूमन सेल को हम कल्चर कर सकते हैं लेबोरेटरी में? तो जी हां, हम ह्यूमन सेल को लेबोरेटरी में कल्चर कर पाते हैं। पहली बार एक जो है पेशेंट थी, पेशेंट का नाम था हेनरिटा लॉ। पेशेंट का नाम था हेनरिटा लॉ। इनको हो गया था यूट्रस का कैंसर, इनको हो गया था यूट्राइन कैंसर, इसको बोलते हैं कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के। सर्विक्स क्या होता है हम पढ़ा रहे हैं 12th वाले हिस्से में टट के। तो जो हेनरिटा लॉ थी, इनको यूट्रस का कैंसर हो गया था, जिसे कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स कहते हैं। तो इनके कैंसर सेल को निकाला गया, और कैंसर सेल होती है अमर सेल। याद रखिए, कैंसर सेल, जो कैंसर कोशिकाएं होती है, कैंसर सेल ये होती है इमोर्टल सेल। ये कोशिकाएं मरती नहीं है कि नेचुरली, प्राकृतिक मृत्यु इनकी नहीं होती, इमोर्टल होती है। कैंसर एक्चुअली अमरता की निशानी है, कैंसर सेल जो है अमर होती है, लगातार ग्रो कर रही होती है, बगैर रुके ग्रो कर रही होती है। तो इनको यूट्राइन कैंसर हो गया था, यूट्रस कैंसर, तो उन सेल्स को निकाला गया, लेबोरेटरी में कल्चर किया गया। 1951 की बात है, आपको जान के आश्चर्य होगा, लेबोरेटरी के एक छोटे से हिस्से में इसको कल्चर किया गया था। आज जो है अमेरिका में, जगह में बुढ़ो साथ कैलिफोर्निया या कहीं पे अमेरिका में, जहां पर ये सेल्स रखी हुई हैं, वहां पर 7 मंजिला बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना हुआ है, और उसके हर फ्लोर पर इन्हीं सेल्स को रखा गया। यानी ये सेल इतना मल्टीप्लाई की सेल की इनको रखा है, और दुनिया भर के साइंटिस्ट जो कैंसर पर रिसर्च करते हैं, ये हेला सेल्स को मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं कि हमको एक सेट चाहिए हेला सेल्स का। तो सेल्स आती है एक डब्बे में पैक होके, और उन पर फिर अपनी दवाओं को टेस्ट करते हैं। तो ये कैंसर रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनका नाम फेमस है हेला सेल्स के। तो हेला सेल्स, हेनरिटा लॉ पेशेंट था तो उनका HE लिया गया नाम से, सरनेम से LA लॉ लिया गया, हेला सेल्स कहते हैं। तो फर्स्ट कल्चर ह्यूमन सेल का जो है वो जॉर्ज गे ने किया था 1951 में, और इन सेल्स को जो है वो यूट्राइन कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स की सेल्स से निकाला गया था। इनको हेला सेल्स कहते हैं, और ये कैंसर रिसर्च में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। फिर किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखोगे आप, किसी बहुकोषी जीव में देखोगे तो आपको 3 प्रकार की सेल दिखाई पड़ेंगे। ये भी एग्जाम में आया बेटा, ठीक है, ऑल इंडिया पीएमटी क्वेश्चन के। तो किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल ऐसी होंगी जो डिफरेंशिएट नहीं होंगी, लगातार डिवाइड कर रही होंगी, कोई विशेष रूप उनका नहीं होगा, जो लगातार डिवाइड कर रही होंगी। उनमें स्टेम सेल होती है, जो एम्ब्रॉनिक सेल होती है, मेस्टोटिक सेल होती है, इनको बोलते हैं हम अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये होती है अविभाजित कोशिकाएं, मतलब ये किसी भी रूप में जा सकती है, इनको हम अनडिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। फिर दूसरी होती है डिफरेंशिएटेड सेल, मतलब ये सेल कोई पर्टिकुलर शेप ले ली है, कोई पर्टिकुलर इनका आकार बन गया है, ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है, जैसे कि परमानेंट टिश्यू हुआ, आरबीसी हुआ, सीप ट्यूब सेल हुआ, मसल सेल, लिवर सेल, कॉर्क के, ये डिफरेंशिएटेड सेल होती है। फिर एक होती है डी डिफरेंशिएटेड सेल, कुछ सेल ऐसी होती है जो एक बार डिफरेंशिएट हो गई है, फिर से वो डिवाइड करने लगती है, फिर से उनमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन आ जाती है, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम, ये डी डिफरेंशिएटेड सेल में आता है। क्लियर? तो याद रखिए, मतलब ये है
कि वे सेल्स जो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है, रॉ सेल्स किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, कुछ भी बना सकती है, वो है अनडिफरेंशिएटेड सेल। और वे सेल जो किसी रूप में चली गई है, कुछ पर्टिकुलर काम को करने लगी है, वो डिफरेंशिएटेड सेल है। लेकिन उनमें से भी कुछ सेल्स दोबारा से डिवीजन करने लगती है, कुछ और बनाने की कोशिश करती है, वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती है। क्लियर? ठीक, तो ये देखा हमने। तो आज हम इतना ही समझेंगे इसको हम। तो आज हमने देखा प्रोटोप्लाज्म के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, और हमने सेल का एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट समझने की कोशिश की। अब जो आज का लेक्चर से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा पर्पज ये है कि हमसे एमसीक्यू बनना चाहिए। केवल पढ़ते जाएंगे, कहानी इकट्ठी करते जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। एमसीक्यू बनना चाहिए और बहुत सारे एमसीक्यू लगाना है हमको जितने एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं सारे बनना चाहिए, जितने एमसीक्यू एनसीईआरटी से बन सकते हैं वो भी बनना चाहिए। और मतलब ये है कि हम इतना मेहनत करेंगे कि किस्मत के भरोसे कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। हम जो है हम मेहनत से हासिल कर लेंगे। ठीक है बेटा, आपको थोड़ा दम लगा के पढ़ना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।